हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आईसी इंजन्स को स्टार्ट किया था, उसका बेसिक पार्ट देखा था। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डीजल साइकिल को पढ़ा था और डुअल साइकिल को पढ़ा था। उनके बीच में कंपैरिजन देखी थी जब सेम कंप्रेशन रेशियो होगा। इस लेक्चर में हम हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा सेम मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर के लिए देखेंगे किस साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। पीवी और टीएस डायग्राम में हम देखेंगे और वहीं के वहीं मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पीएस पीवी पीवी डायग्राम में अगर हम बात करें कि हमें मैक्सिमम जो प्रेशर है ना वो एक लिमिट तक रहेगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और जो कंप्रेशन रेशियो वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटो साइकिल के लिए, देखते हैं हम डायग्राम थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ेगा मेरे को। ऑटो साइकिल का जो रहेगा हमारे पास ऐसे ही रहता है। याद होगा पिछला लेक्चर आप देखोगे स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट है, थोड़ी सी इंक्लाइन ना समझना इसको। और अगर मैं डुअल की बात करूं तो थोड़ा सा आगे चलता है यही लाइन और ऐसे रहता है, ठीक है। और अगर मैं यही डीजल की बात करूं क्या चीज़ हमें समझ में आई? ये मैं मान लेता हूँ 2 3 4 5 6 7, इस तरह से माना। दोबारा से मैं यहीं के यहीं बता देता हूँ। 1 2 6 7 ऑटो के लिए है, 1 3 5 6 7 1, ठीक है। मेरे शब्दों को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये डुअल के लिए और डीजल के लिए क्या 1 4 6 7 1, पूरी साइकिल ये पूरी। देखो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है ये लिमिटेड है, आप देखो इससे आगे नहीं बढ़ना है। सबके लिए कंप्रेशन रेशियो अलग है। देखो ये यहीं तक ही हो रहा है, ये यहीं तक ही हो रहा है कंप्रेस, ये यहाँ तक हो रहा है कंप्रेस। तो आपने ये चीज समझ के, और ये जो दोनों कर्व है पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट वाली है, क्लियर। अगर मैं यही टीएस डायग्राम के लिए बनाऊं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। और थोड़ा सा इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम भी लगाऊंगा समझाने में। अगर आप ध्यान से देखें क्योंकि ये तो ऐसी लाइन बनेगी। अगर मैं इसमें किसकी बात करूं ऑटो साइकिल के लिए, तो ये मान लेते हैं यहाँ रहेगी 2, ठीक है। अगर डायग्राम को अगर लेट हो जाएंगे ना थोड़ा सा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। तो ये यहाँ पर आया, ये तो ऑटो साइकिल की होगा। और ये प्रोसेस कौन सी होगी, वी बराबर कांस्टेंट, और ये भी वी बराबर कांस्टेंट हमें पता है। अगर यही मैं डुअल के लिए बनाऊं, ये यहाँ तक रहेगी 3, ये 3 पॉइंट मान लेता हूँ। कुछ देर तक तो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट इसी की जैसा रहता है। फिर इस पॉइंट के बाद में, क्योंकि जो मैक्सिमम जो यहाँ पर जो प्रेशर है वो फिक्स है ना, टेम्परेचर सॉरी, ठीक है। यहाँ का मैंने अलग नोमेनक्लेचर बनाया, इसका अलग, इससे मत समझना आप, है ना। ये वाला पॉइंट 5 मान लेता हूँ, इसका अलग है इसका अलग है, ऐसा मत समझना, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, ये डुअल के लिए हो गया। अगर यही मैं डीजल के लिए बनाऊँ तो वो जैसे मैंने बताया एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक गया। और उसमें क्या रहेगा, प्रेशर बराबर कांस्टेंट पे ये वाली लाइन आएगी, क्लियर। ये वाली लाइन कौन सी है, प्रेशर बराबर कांस्टेंट। और ये वाली लाइन क्या है, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, डुअल के लिए। पिछला लेक्चर देखो, आपको देखना पड़ेगा, वैसे जादू नहीं हो जाएगा, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात, डायग्राम क्लियर हो गया, एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। सबके लिए आप देखो हीट रिजेक्शन तो सेम है, तो क्यू टू की वैल्यू तो सेम है ना। हीट रिजेक्शन जो है सबके लिए सेम है, ये यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रोसेस में कोई अलग नहीं है, हीट रिजेक्शन सबके लिए सेम है। तो जिसका Q1 ज़्यादा होगा ये वाला रेशियो कम होगा पूरा, और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्लियर, क्योंकि वो एक में से कुछ माइनस हो रहा है। तो अब किसका Q निकलेगा, वो टीएस डायग्राम से ही चीज़ें क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं जो 1 से लेके ये, इसको मैं 7 मान लेता हूँ, ये मैं कुछ भी मान ले रहा हूँ, इसका मैंने अलग माना, इसका अलग माना, कहीं इससे कंपेयर करने लग जाओ, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये अलग है। तो भाई साहब ये दिख रहा है कि 1 7 5 और ये वाला पॉइंट को मैं 8 मान लूँ, तो ये वाला जो, ये वाला देखो सबसे ज़्यादा है डीजल के लिए, जिस यानी कि डीजल की यहाँ पर इस केस में डीजल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। फिर डुअल का दिख रहा है देखो
और लास्ट में हमारे पास ऑटो का दिख रहा है, ये वाला ऑटो का है। क्लियर हो रहा है? ये वाला मैं यहीं साथ साथ बना दे रहा हूँ, ये वाला डुअल का है और ये पूरा का पूरा सबसे ज्यादा किसका है? डीजल का। क्लियर हो गया? ये डायग्राम अगर दिमाग में रहेगा, किसी को अच्छे से समझा भी सकते हो इंटरव्यू में भी, और क्वेश्चन तो अब समझो कभी भूलने नहीं वाले, क्वेश्चन तो आप इसका कर ही लोगे अब जैसे भी, क्योंकि अब आपको डायग्राम बनाना आ गया है। ये बस ये बात याद रखनी है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसमें जो बात याद रखनी है ना कि वॉल्यूम का थोड़ा सा ऐसे बनता है, वी बराबर कॉन्स्टेंट वाला, और ये आता भी होगा शायद, और प्रेशर बराबर कॉन्स्टेंट का अलग स्लोप है टीएस डायग्राम में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग तो हमने यहाँ से, हाँ ये मैं फाइनल कंक्लूड कर दूँ, डीजल वाले की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है इस केस में, फिर डुअल की है, और सबसे लास्ट में ऑटो की है। इस केस में फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, उस केस के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हम इंजन, हीट इंजन की बात करे जा रहे हैं, एफिशिएंसी को थोड़ा सा रिवाइज कर ले जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि हीट इंजन आखिरकार कहते किसे हैं, हीट इंजन में आखिरकार होता क्या है। तो हमें पता है कि कंबशन ऑफ फ्यूल होता है, पहले फ्यूल जलता है, फ्यूल को मतलब हम जलाते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल या शाफ्ट वर्क बोलते हैं उसको, टेक्निकल शब्द में यूज़ करूँ। कंबशन ऑफ फ्यूल से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम क्या कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल या शाफ्ट वर्क, उसको बोलते हैं हीट इंजन। ये अब इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आईसी इंजन को पढ़ रहे हैं, ये जो हीट इंजन, ये भी एक तरह का हीट इंजन है, जो कि इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, कोई भी हीट इंजन। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा केस है वो इंटरनल कंबशन इंजन है, जहाँ पर ये मैं पहले भी ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ओरली बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कि जहाँ पर कंबशन ऑफ फ्यूल है इंजन सिलेंडर के अंदर में होता है, और जो कंबशन के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ऑब्वियसली जब वो बर्न होगा तो उसके अंदर हाई इंटरनल एनर्जी होगी, जिसमें कह सकते हैं उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वो पिस्टन को मूव करता है, वो कह सकते हैं कि पिस्टन पे वर्क करता है, वहाँ से हमें एक्सटर्नल वर्क मिलता है। इस लैंग्वेज में आप लिख लीजिए थोड़ा सा बैक करके, ठीक है, थोड़ा दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला उसको, एक बार लिखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए साथ में। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, उसमें फ्यूल आउटसाइड ऑब्वियसली उसके बाहर होता है, और जो जो हमारा फ्लूइड होता है, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट की अगर मैं बात करूँ, जैसे स्टीम की बात करूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा हाई एंथैल्पी होती है, क्योंकि जब वो बॉयलर से बर्न होकर बाहर निकलता है स्टीम, तो वो टरबाइन की ब्लेड्स पे अपना वर्क करता है, ठीक है, उससे हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, फिर हमें बिजली मिलती है। थोड़ा बेसिक्स आइडिया क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना, जो नए लोग हैं या जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, तो हम बाद में जब थोड़ा एक दो लेक्चर के बाद इसमें डिफरेंसेस भी देख लेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें आईसी इंजन में कौन कौन से डिस्क्रिप्शन की बात करें, कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ जल्दी से। ये सिलेंडर है हमारा, है ना, सिलेंडर, और ये पूरा पूरा अगर मैं बात करूँ सिलेंडर वॉल है, ठीक है, यहाँ पर तो ये पिस्टन है, और पिस्टन से हमारा ओके, ये यहाँ पर रोटरी मोशन होगा, यहाँ पर क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं, इससे पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। ये यहाँ से कुछ मोशन करके, ये टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर, ये क्लियर मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व, अगर हम इसकी बात करें स्पार्क प्लग होता है एसआई इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर होता है सीआई इंजन में, ये सब बात हम देख चुके हैं। अच्छा, जो डायमीटर होता है सिलेंडर का, उसकी टेक्निकल वर्ड में आपको बताऊं, उसको बोर बोलते हैं, BORE, बोर। बोर डायमीटर दिया होगा आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रोक दी होगी, तो आप स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल सकते हो। स्वेप्ट वॉल्यूम एक टेक्निकल वर्ड है यहाँ पर, कि पिस्टन ने जितना वॉल्यूम मूव करा फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, सपोज करो दिस इज द टोटल वॉल्यूम फ्रॉम दिस टू दिस साइड, तो सपोज करो पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो वो स्वेप्ट वॉल्यूम है। ये टोटल वॉल्यूम है VT, ये VS है, और ये जो बची हुई वॉल्यूम होती है इसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो VT की जो वैल्यू होती है वो VS प्लस VC होती है, और क्लियरेंस वॉल्यूम हम क्यों छोड़ के रखते हैं? ताकि ये जो हमारा पिस्टन है वॉल्स वगैरह को हिट ना कर पाए और उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। ओके, ये सब टेक्निकल वर्ड है। इनलेट वॉल्व भी मैंने पहले बता दिया था कब खुलती है, कब एग्जॉस्ट वॉल्व खुलती है, जब मैंने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को साथ साथ बता दिया था। ओके, अच्छा, इसमें कंप्रेशन रेशियो जो आ रहा है वो क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम, ऐसे याद रख सकते हो। कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक मिनिमम वॉल्यूम तक आपने उसे कंप्रेस कर दिया, है ना। तो ये RK से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं जगह पे RC से भी कर देते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम आपकी जो वॉल्यूम है BDC पे जाके होती है, और जो मिनिमम वॉल्यूम है वो TDC पे जाके होती है।
एक और बहुत टेक्निकल सा इसमें टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। उसको भी देखते हैं, बहुत समझने वाली चीज है वो भी। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर तो चलो हमें पता है क्या होता है। यहाँ जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, यहाँ पर एक ये मतलब एक तरह से इमेजिनरी प्रेशर है, एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं कि इमेजिनरी प्रेशर है। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि इसकी डेफिनेशन लोगों को याद बिल्कुल भी नहीं रहती, फॉर्मूला फिर भी याद रख जाएगा। तो एक तरह से एक इमेजिनरी कांस्टेंट प्रेशर है ये, कि जब हम फॉर एग्जांपल कि अगर मैं डायग्राम से इसमें बताऊं, इसको प्रेशर मान लेते हैं, इसको वॉल्यूम मान लेते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर हमने एक अज्यूम किया, एक इमेजिनरी लाइन। आप ऐसे ही समझो, क्योंकि हमें किसी को कोई रिटर्न एग्जाम में तो लिखना नहीं, लेकिन इस लैंग्वेज में समझ जाओगे तो आप इजीली सामने लिख भी सकते हो, समझा भी सकते हो। तो एक इमेजिनरी लाइन है ये, सो दैट कि हम सेम वर्क डन अटेन कर सकें, सेम चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो होती ही है, हम सेम वर्क डन अटेन कर सकें, हम गेट कर सकें, मतलब हम पा सकें सेम वर्क डन फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम जो कि एक्चुअल साइकिल में हमें मिलने वाली थी। ओके, तो हम इसी इमेजिनरी प्रेशर को, लाइन को मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ भी वर्क डन हमें मिलना था, ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर है और ये चेंज इन वॉल्यूम इतना हुआ। क्लियर? तो ये मैं मान लेता हूँ पी एम और ये मैं वी मान लेता हूँ। क्लियर? तो ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने इमेजिन कर ली कि इतने चेंज इन वॉल्यूम के लिए जो मेरा वर्क डन था वो सेम है जो हमें एक्चुअल साइकिल में मिलने वाला था। क्लियर? कि अगर मैं सेम, ये वो प्रेशर है, ऐसा कह लो कि अगर पिस्टन पे लगता पावर स्ट्रोक में, क्योंकि ऑब्वियसली पावर स्ट्रोक में पिस्टन पे प्रेशर लगता है, हमें वर्क मिलता है, तो हमें सेम वर्क मिलेगा जो कि हमें मिलना था नेट साइकिल में या एक्चुअल साइकिल में। ठीक है, तो हमने एक इमेजिनरी प्रेशर एक इमेजिन कर लिया है। ओके, तो एक होता है ना कि कभी ज़्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, तो हमने एक मीन इफेक्टिव लाइन इसमें मान ली कि भाई इतना प्रेशर लग रहा है, इतनी चेंज इन वॉल्यूम हो रही है, उससे हमारा ये वर्क डन आ जाता है। तो इसमें कमाल की बात क्या है कि आप कैसे मतलब वर्क नेट निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें डायग्राम आपने बना लिया ये, इसमें आप वर्क डन, एरिया क्या आएगा इसका, एरिया क्या है इसका, एरिया इसमें क्या आएगा, पी आपने जो प्रेशर माना इंटू पी एम इंटू वी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना। ओके, तो अगर आपको वर्क नेट निकालना है, नेट वर्क डन, वो हमें पता है कि क्या होगा, पी एम इंटू वी, ये तो ये हो गया। पी एम क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, पी एम इंटू एरिया ऑफ स्ट्रोक और एरिया ऑफ पिस्टन इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्लियर होगी मेरी बात? तो पीएम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं डिस्कस करूं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये ड्यूरिंग दिस हमारे काम आई। तो ओवरऑल वर्क नेट हमारा यहाँ से आ गया। तो यहाँ से मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला भी आ सकता है, वर्क नेट अपॉन, इसे नीचे डिवाइड कर देंगे वी को। और ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होती क्या है, ये वही तो है टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो पिस्टन ने मूव किया, है ना। तो वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, तो वी को हम ये लिख सकते हैं, तो पीएम इसके नीचे कर देंगे। पीएम की वैल्यू क्या है यहाँ से, नेट वर्क डन अपॉन वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। और यहाँ से कुछ कंप्रेशन रेशियो का भी आ सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम होता है। क्लियर? सब एक दूसरे से लिंक्ड है, और जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे, थोड़ा प्रूफ देखेंगे, उसका असलियत में कंसेप्ट समझेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मीन इफेक्टिव प्रेशर शायद आपको समझ आ गया होगा, एक इमेजिनरी प्रेशर है ना, जो कि हम मान के चलते हैं कि सेम वर्क डन होगा, इसी को मान के, जो कि हमारा एक्चुअल साइकिल में हो रहा था। ओके, तो बस हमने एक इमेजिनरी चीज़ इमेजिन कर ली है इसमें, नथिंग एल्स। ओके, और ये मीन इफेक्टिव प्रेशर एक पैरामीटर है, जब हम इसमें इसकी परफॉर्मेंस को करेंगे, ठीक है, इंजन की परफॉर्मेंस को करेंगे, तब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली देखो, मीन इफेक्टिव प्रेशर का अगर मैं थोड़ा नॉर्मली अगर आपसे डिस्कस करूं, देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसका भी लार्जर होगा, जिस इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वर्क डिलीवर करेगा। या कह लो कि नेट वर्क डन पर साइकिल उसका ज़्यादा होगा। जब पर साइकिल ज़्यादा वर्क डन होगा तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतना याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, द इंजन that have more mean effective pressure will have क्या कह लो, will deliver
more work done per cycle and will perform better. क्लियर, ये चीज़ है। तो चीज़ें समझ आई होंगी आपको इसमें। तो ये मेन इफेक्टिव प्रेशर क्लियर हो गया हमारे पास। थोड़ा सा अगर मैं थोड़े से कंपोनेंट वैसे थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, लेकिन मैं मेन चीज़ थोड़ी सी इसमें आपको और बता दूं। थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो सिलेंडर ब्लॉक है वो किसका मिलकर, ये क्वेश्चन आता है यहाँ। सिलेंडर ब्लॉक कुछ मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सिलेंडर ब्लॉक किस चीज़ का मिलकर बना था? कास्ट आयरन का। क्यों कास्ट आयरन का? एक उसका वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और लो कॉस्ट होती है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इसी तरह से हम पढ़ना चाहिए ज़्यादा, ये नहीं कि अब इसी में थ्योरी करने लग जाऊँ मैं और मेन चीज़ भूल जाए। तो किस वजह से है ये? एक तो इसका गुड वियर रेजिस्टेंस है एंड लो कॉस्ट, इस कारण से है। अगर हम पिस्टन की बात करें वो एल्यूमिनियम का बना होता है ना। अगर हम स्मॉल इंजन्स की बात करें, जो स्मॉल इंजन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और जो लार्ज इंजन होते हैं उसमें कास्ट स्टील का बना होता है फॉर लार्ज इंजन। और स्मॉल इंजन के लिए एल्यूमिनियम का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पिस्टन की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप होता है तो हम यहाँ पर वाटर कूलिंग सिस्टम लगा के रखते हैं, सो दैट कि मटेरियल हमारा डिटोरेट ना हो, है ना, मटेरियल वेस्ट ना हो। और ये जो पिस्टन है ना, क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, किसके थ्रू? कनेक्टिंग रोड के थ्रू। और कनेक्टिंग रोड किसकी बनी होती है? फोर्ज स्टील की बनी होती है। ये सब क्वेश्चंस आए हैं और यूपीपीएससी यही के लिए मैं स्पेशली जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये किसके बने हैं? फोर्ज स्टील के। तो ये सब वैसे तो आपको बुक से मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है कि बुक भी पढ़ने की जरूरत कम ही पड़े, सीधा क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाए। फोर्ज स्टील का बना होता है। और ये जो पूरा पूरा कनेक्टिंग रोड क्रैंक असेंबली है ना, ये क्या करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो हमारा पिस्टन का, वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से पहियों पे जाके, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रोटरी मोशन में जाके कन्वर्ट हो रहा है। और किस मैकेनिज्म पे? कनेक्टिंग रोड क्रैंक असेंबली मैकेनिज्म। ये बहुत सही इसमें है। और जो क्रैंक शाफ्ट है इसमें बेयरिंग्स लगे होते हैं, है ना। और एक और बात, जो पिस्टन रिंग्स हैं वो क्या काम करती हैं? वो जो हाई प्रेशर गैसेस है ना वो निकलने नहीं देती। जो इस ओबियसली होता क्या है ना कि जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप रहता है, अगर ये हाई प्रेशर गैसेस अगर यहाँ से लीक करने लग जाएंगी तो प्रेशर लीक होगा, है ना। और एक्सेस ऑयल जो है ना उसको भी निकलने नहीं देती। तो ये ऐसा होता है ना कि ऑयल अगर यहाँ से जो एक्सेस ऑयल है, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेस ऑयल, ऑयल तो निकलने नहीं देती जो, लेकिन एक्सेस ऑयल है वो दोबारा से उसको ऑयल पैन में जाने रिटर्न करने में हेल्प करती है। कि पिस्टन रिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके। और जो एक्सेस ऑयल है उन्हें भगा देती है, कर देती है और दोबारा से वहाँ पहुँचा देती है। ओके। तो यही सब चीज़ें। और कैम शाफ्ट जो किसकी बनती है? वो भी फोर्ज स्टील की बनती है कैम शाफ्ट भी, ठीक है। और कैम शाफ्ट जो है किससे चलती है? क्रैंक शाफ्ट से चलती है। सब अटैच्ड है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी इसमें एक डायग्राम भी आपके सामने आ जाएगा अभी, ठीक है। उस डायग्राम में आप देखना, लेक्चर को रोकना, जो जो चीज़ें मैंने बताई एक बार गो थ्रू हो जाना इसको, और मेन बात नोट कर लेना। थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना नॉलेज है मैंने इसमें अभी आपको तुरंत बता दिया। ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन को पढ़ेंगे, उनके डिफरेंस को पढ़ेंगे, एसआई और सीआई इंजन के डिफरेंस को पढ़ेंगे, जो वाल्व इग्निशन जो इसमें है, जो डायग्राम है उनको पढ़ेंगे, कैसे कैसे कब वाल्व खुलती है, एक्चुअली में क्या होता है, ये सब चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम उसके बाद कंबशंस ऑफ एसआई इंजन पढ़ेंगे, उसमें नॉकिंग का जो फिनोमिना है उसको पढ़ेंगे। इसी तरह से कंबशन इन सीआई इंजन को पढ़ेंगे, उसमें नॉकिंग डिटोनेशन को पढ़ेंगे। ओके। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।